हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला पर। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी डिमेंशिया का सेकंड पार्ट जो है आज हम डील करने वाले हैं हमारी क्लास के अंदर। इससे पहले प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था डिमेंशिया का फर्स्ट पार्ट। डिमेंशिया के फर्स्ट पार्ट में हमने डील की थी डिमेंशिया के इंट्रोडक्शन, डिमेंशिया की डेफिनेशन और कॉजेज ऑफ डिमेंशिया, कि क्या क्या कारण रहे हैं जिनकी वजह से डिमेंशिया जो है पर्सन के अंदर देखने को मिलता है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम डील करने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिमेंशिया। उसके साथ साथ हम डील करेंगे फेजेस ऑफ डिमेंशिया। फेजेस के साथ साथ हम डील करने वाले हैं हमारे डायग्नोसिस ऑफ डिमेंशिया, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया हम डील करने वाले हैं। मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है डिमेंशिया वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिमेंशिया। इसके अंदर फर्स्ट देखते हैं इंपेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। पर्सन की जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इंपेयरमेंट हमें देखने को मिलता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या होती है, जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है, उन्हीं को हम क्या बोल करके चलते हैं, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग उन्हें बोल करके चलते हैं। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की अगर एग्जांपल्स की बात करें कौन कौन सी होती है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, तो जैसे कि हमारी मेमोरी होती है, हमारे एटीट्यूड, हमारे एप्टीट्यूड, हमारी इंटेलिजेंसी, ठीक है, हमारा थिंकिंग, हमारे थॉट्स, ये सब क्या आते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के अंदर, इनको रखा जाता है। तो इंपेयरमेंट उन चीजों के अंदर हमें देखने को मिलता है। सेकंड बात करें इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी, तो कोई इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है। लेकिन इसको अलग से इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि डिमेंशिया का जो पेशेंट है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपेयरमेंट हमें देखने को मिलेगा, जिस कॉग्निटिव फंक्शन का हमें इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा, वो देखने को मिलेगा मेमोरी का। इसलिए इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी जो है इसको अलग से पढ़ा गया है। तो सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगी, इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें डिटोरिएशन ऑफ पर्सनैलिटी, ग्रेजुअल लॉस ऑफ इमोशंस, ग्रेजुअल लॉस ऑफ बिहेवियर। पेशेंट के पर्सनैलिटी के अंदर उसके इमोशंस कम होने लग जाएंगे, ठीक है ना, लॉस होने लग जाएंगे, उसकी पर्सनैलिटी लॉस होने लग जाएगी, उसका बिहेवियर लॉस होने लग जाएगा। उसे हम क्या बोल करके चलते हैं, डिटोरिएशन ऑफ पर्सनैलिटी उसे बोल करके चलते हैं। नॉट एनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि पेशेंट इसके अंदर फुली कॉन्शियस रहेगा, पेशेंट के अंदर अनकॉन्शियसनेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं अफीजिया। अफीजिया क्या होती है, अफीजिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्पीक। इनएबिलिटी टू स्पीक, पर्सन क्या करेगा, इनेबल रहेगा कि वो प्रॉपर तरीके से स्पीक नहीं कर पाएगा। क्या बोलते हैं इसको, इनएबिलिटी टू स्पीक। इनएबिलिटी टू स्पीक किसको बोल करके चलेंगे, अफेजिया, मतलब पेशेंट प्रॉपर तरीके से स्पीक नहीं कर पाएगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रेक्सिया। अफ्रेक्सिया का मतलब क्या होता है, अफ्रेक्सिया का मतलब होता है कि पेशेंट की मोटार एक्टिविटीज जो हैं वो क्या आ जाएंगी, उनके अंदर इनएबिलिटी देखने को मिलेगी, या फिर क्या रहेगा, वो जो मोटार एक्टिविटीज है, मोटार एक्टिविटीज कौन सी, जो पर्पसफुल मोटार एक्टिविटीज हैं, जो पर्पसफुल मोटार एक्टिविटीज हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलेगी, इनएबिलिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी बच्चों, इनएबिलिटी टू पर्पसफुल मोटार एक्टिविटी। पेशेंट की जो मोटार एक्टिविटीज है, कौन सी मोटार एक्टिविटीज, पर्पसफुल मोटार एक्टिविटीज है, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, इनएबिलिटी उनके अंदर हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं एग्नोशिया। एग्नोशिया के अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। पर्सन क्या करेगा, इनेबल रहेगा, क्या रहेगा, इनेबल रहेगा, इनेबिलिटी टू recognize to person and object और सिचुएशन। किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन होती है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी पर्सन होगा, उसको क्या कर पाएगा, पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। पर्सन क्या नहीं कर पाएगा, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। मतलब पर्सन के अंदर क्या हो गया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द पर्सन एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी पर्सन को, ऑब्जेक्ट को क्या नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बात करें अटेक्सिया। अटेक्सिया क्या मतलब होता है, इंपेयरमेंट इन कोऑर्डिनेशन। इंपेयरमेंट इन कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर तरीके से पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो अफेजिया का मतलब होगा इनएबिलिटी टू स्पीक, अफ्रेक्सिया का मतलब होगा इनएबिलिटी टू परफॉर्म मोटार एक्टिविटी,
एग्नोशिया का मतलब होगा इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द पर्सन एंड ऑब्जेक्ट, और अटेक्सिया का मतलब होगा इनएबिलिटी या इंपेयर्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल अनस्टेबिलिटी, मतलब कि पर्सन के जो इमोशंस हैं वो अनस्टेबल रहेंगे। अनस्टेबल कैसे रहेंगे कि जहां पे पर्सन को ज्यादा हंसना चाहिए वहां पे पर्सन सिर्फ एक छोटी सी स्माइल पास करेगा, जहां पे बहुत ज्यादा रोना चाहिए वहां पे थोड़ा सा सैडनेस होकर के पेशेंट क्या करेगा, उसको व्यक्त करेगा। तो पर्सन क्या रहेगा, इमोशनली अनस्टेबल रहेगा, प्रॉपर तरीके से इमोशंस उसके बाहर नहीं आ पाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, इमोशनली अनस्टेबिलिटी उसे बोल करके चलते हैं। पेशेंट के अंदर अग्रेशन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेबल रहेगा पेशेंट, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा पेशेंट को। रेस्टलेसनेस रहेगा पेशेंट, ठीक है ना, रेस्ट प्रॉपर नहीं कर पाएगा पेशेंट। डिप्रेशन में रहेगा पेशेंट, ठीक है, डिप्रेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। एंजाइटी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। डिल्यूजन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। व्हाट इज डिल्यूजन? डिल्यूजन क्या होते हैं? फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ्स, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ्स, और उनको किसी लॉजिक के द्वारा हम सही नहीं कर सकते, ठीक है ना, कोई भी लॉजिक दे करके उन चीजों को सही नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलेंगे, डिल्यूजन बोलेंगे। हेलुसिनेशन प्रेजेंट रहेगा। हेलुसिनेशन क्या होते हैं? हेलुसिनेशन के अंदर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो एब्सेंट रहेगा, फिर भी हमें परसेप्शन आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एब्सेंट है, और फिर भी हमें क्या आ रहे हैं, स्टिमुलाई जो है वो एब्सेंट है, फिर भी क्या आ रहे हैं, हमें परसेप्शन आ रहे हैं किसी के होने के, या किसी आवाज के होने के, किसी को सुनाई देने के, उसे हम बोल करके चलते हैं हेलुसिनेशन। पेशेंट के अंदर इंसोम्निया भी हमें देखने को मिलेगा। इंसोम्निया का मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन स्लीपिंग पैटर्न। पेशेंट के जो स्लीपिंग पैटर्न है उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्लिनिकल फीचर्स जो है पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं फेजेस ऑफ डिमेंशिया। कौन कौन सी फेजेस हैं डिमेंशिया की? तो डिमेंशिया को 3 फेज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले फेज आती है हमारी अर्ली डिमेंशिया। अर्ली डिमेंशिया का जो ड्यूरेशन होगा वो रहेगा 2 से 4 साल का, 2 to 4 ईयर का जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसका ड्यूरेशन रहेगा। अब इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे? फॉरगेटफुलनेस, चीजों को भूल जाएगा पेशेंट। डिक्रीज इंटरेस्ट विद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ में उसका इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। जजमेंटल डिफेक्ट, प्रॉपर तरीके से जज नहीं कर पाएगा चीजों को, जो भी बातें बोली जा रही है, जो भी चीजें बताई जा रही है उनको प्रॉपर तरीके से जज नहीं कर पाएगा। रिसेंट मेमोरी लॉस, रिसेंट मेमोरी लॉस रहेगी पेशेंट की। देखो मेमोरी जो होती है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले आती है हमारी इमीडिएट मेमोरी, सेकंड आती है हमारी रिसेंट मेमोरी, और थर्ड आती है हमारी रिमोट मेमोरी। देखो इमीडिएट जो मेमोरी होती है वो 2 घंटे के लिए जो भी चीजें हमारे साथ में घटित हुई है, पिछले 2 घंटे में जो भी चीजें हमारे साथ में घटित हुई है, ठीक है ना, उन्हें हम बोल करके चलते हैं इमीडिएट मेमोरी। सेकंड आती है हमारी रिसेंट मेमोरी। रिसेंट मेमोरी क्या होती है, लास्ट 7 डेज, पिछले 7 दिनों के अंदर जो भी हमारे साथ में घटित हुआ अगर वो चीजें हमें याद हैं तो वो कहलाती है हमारी रिसेंट मेमोरी। और रिमोट मेमोरी क्या होती है, लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी, जो भी लाइफ लॉन्ग जो भी हमें अब तक जो भी चीजें हैं वो याद है तो वो क्या कहलाती है, हमारी रिमोट मेमोरी कहलाती है, ठीक है ना। तो पेशेंट के जो अर्ली डेमेंशिया है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, रिसेंट मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी। रिसेंट मेमोरी लॉस मतलब कि लास्ट 7 डे एक्टिविटी, पुरानी जो 7 दिन की एक्टिविटीज हैं वो हमें क्या देखने को मिलेगी, लॉस देखने को मिलेगी, उनका इंपेयरमेंट हमें देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। सेकंड बात करते हैं मिडिल डिमेंशिया। मिडिल डिमेंशिया का जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2 से 12 साल का, 2 to 12 ईयर का इसका ड्यूरेशन रहेगा। इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, सोशली आइसोलेशन, पेशेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सोशली आइसोलेटेड रहेगा, मतलब कि समाज की जो प्रोग्राम होते हैं, समाज की जो इवेंट्स होते हैं या फिर सोशल जो एक्टिविटीज होती है उनसे क्या रहेगा, वो दूर रहेगा, सोसाइटी में उसका हिलना मिलना बंद हो जाएगा। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी, लगातार मेमोरी का लॉस होता रहेगा। लैक ऑफ हाइजीन, पेशेंट अपने हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रख पाएगा। एमलेस वांडरिंग, एमलेस वांडरिंग का मतलब होता है पेशेंट बेवजह इधर उधर घूमता फिरेगा, ठीक है ना, वांडरिंग का मतलब होता है घूमना फिरना। इमीडिएट मेमोरी लॉस, इसके अंदर इमीडिएट मेमोरी लॉस देखने को मिलेगी। इमीडिएट मेमोरी लॉस की बताई थी हमने, लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे की जो मेमोरी है वो उसको क्या रहेगी, लॉस रहेगी। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, लर्निंग डिफेक्ट हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखने को मिलेगा डिसऑर्गेनाइज स्लीपिंग पैटर्न, डिसऑर्गेनाइज स्लीपिंग पैटर्न हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब अगर उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, जहां उसको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए थी वहां वो 2 घंटे की नींद लेगा,
जहां उसको रात में सोना चाहिए था वहां वो दिन में सोना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। तो जो भी स्लीपिंग पैटर्न है उसके अंदर हमें डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनल स्टेज की, जिसे फाइनल स्टेज बोलते हैं, लेट स्टेज बोलते हैं, सीवियर डिमेंशिया भी हम बोल करके चलते हैं। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा ये रहेगा टिल डेथ, जब तक पेशेंट खत्म नहीं हो जाता तब तक इसका ड्यूरेशन बना रहेगा। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, सीवियर वेट लॉस, पेशेंट का जो वेट है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा, सीवियर वेट लॉस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, स्टूल एंड यूरिन पास आउट इन क्लोथ, कपड़ों के अंदर ही वो क्या कर देगा, स्टूल पास आउट कर देगा, यूरिन पास आउट कर देगा पेशेंट। वही अफ्रेक्सिया देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, ठीक है ना। अफ्रेक्सिया के अंदर हमने बात करी थी कि पेशेंट अनेबल हो जाएगा पर्पजफुल जो मोटर एक्टिविटीज है उनको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। एमनेशिया कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब मेमोरी लॉस हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। अटेक्सिया देखने को मिलेगा, मतलब कि अटेक्सिया का मतलब इंपेयर्ड कोऑर्डिनेशन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। एग्नोशिया हमें देखने को मिलेगा, एग्नोशिया की बात करी थी हमने, एग्नोशिया क्या था, एग्नोशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पर्सन एंड ऑब्जेक्ट, जो पर्सन है उनको आइडेंटिफाई प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। अलोजिया हमें देखने को मिलेगा, अलोजिया क्या होता है, पुअर्टी ऑफ स्पीच, पुअर्टी ऑफ स्पीच, पुअर्टी ऑफ स्पीच हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, डेजा व्यू देखने को मिलेगा और जामाज व्यू हमें देखने को मिलेगा। डेजा व्यू क्या होगा, पेशेंट जो अनफेमिलियर इवेंट्स हैं, अनफेमिलियर जो पर्सन है, अनफेमिलियर जो एक्टिविटीज है उनको फेमिलियर समझने लगेगा, ठीक है ना। पेशेंट क्या करने लगेगा, जो भी अनफेमिलियर इवेंट्स होते हैं, अनफेमिलियर जिनको वो कभी जानता नहीं, जिनसे कभी वो मिला नहीं, उन लोगों को वो क्या समझने लगेगा, खुद का समझने लगेगा, अपना समझने लगेगा, वो कहलाता है हमारा डेजा व्यू। जैस्मा व्यू में क्या होगा, जो फेमिलियर चीजें हैं जिनके साथ वो हमेशा रहता आया है उन लोगों को वो अनफेमिलियर समझना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। दोनों के अंदर डिफरेंस समझना। डेजा व्यू के अंदर तो क्या होगा, जो अनफेमिलियर जो इवेंट्स हैं, अनफेमिलियर जो पीपल हैं, अनफेमिलियर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्या समझेगा, खुद का समझेगा, अपना समझने लगेगा, मतलब फेमिलियर उनको समझने लगेगा डेजा व्यू में। और जैमास व्यू में के अंदर क्या होगा, जो फेमिलियर चीजें हैं, फेमिलियर ऑब्जेक्ट हैं, फेमिलियर पर्सन है, उनको क्या समझने लगेगा, वो अनफेमिलियर उनको समझने लगेगा, ठीक है ना। तो ये 3 फेजेस हैं पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है डिमेंशिया की। सबसे पहले अर्ली डिमेंशिया देखने को मिलेगा, जिसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, 2 से 4 साल का रहेगा। सेकंड डिमेंशिया देखने को मिलेगा हमें मिडिल डिमेंशिया, जो क्या कितने ड्यूरेशन रहेगा इसका, 2 से 12 साल का इसका ड्यूरेशन रहेगा। थर्ड डिमेंशिया में देखने को मिलेगा सीवियर डिमेंशिया, फाइनल स्टेज या फिर लेट स्टेज इसे बोल करके चलते हैं, जिसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, टिल डेथ इसका ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। ये बात करी हमने इसके स्टेजेस की। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करवाते हैं, सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। उसके साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन हम पेशेंट का कर लेंगे। उसके अलावा क्या क्या करेंगे, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पेशेंट का किया जाता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पेशेंट का करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, क्लॉक ड्राइविंग टेस्ट करेंगे। अब क्लॉक ड्राइविंग टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है कि पेशेंट को एक वॉच बनाने के लिए दी जाती है, घड़ी बनाने के लिए, वॉल जो वॉच होती है, दीवार की जो घड़ी होती है वो बनाने के लिए दी जाती है, उसको प्रॉपर नंबरिंग वगैरह सारा सब कुछ जो है वो बनाने के लिए दी जाती है। अगर पेशेंट इसके अंदर क्या किया जाता है, अगर पेशेंट प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को बना रहा है, वॉच को बना रहा है, तो उसको एक नंबरिंग के आधार पे इसका कॉग्निटिव टेस्ट किया जाता है। ये क्या होता है, क्लॉक ड्राइविंग टेस्ट एक कॉग्निटिव टेस्ट होता है, जिसके अंदर पेशेंट को एक वॉच दी जाती है, घड़ी दी जाती है बनाने के लिए, ड्राइंग करने के लिए घड़ी दी जाती है, जिसे ड्राइंग करो, ठीक है ना। अपने मन से दिखाया नहीं जाता उसको, अपने मन से एक वॉच दी जाती है कि भाई आप इसे बनाइए। अगर वो प्रॉपर तरीके से उसको बना रहा है, ठीक है ना, तो उसके आधार पे उसको नंबरिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। उन नंबरिंग के आधार पे हम कॉग्निटिव जो फंक्शंस है उनका टेस्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है मिनीकॉक टेस्ट। मिनीकॉक टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, मिनीकॉक टेस्ट के अंदर पेशेंट को कोई भी जिस समय हम एग्जामिन कर रहे हैं पेशेंट का, उसी समय पे 3 वर्ड दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके के 3 वर्ड दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है और वापस से पेशेंट से उनको बुलवाया जाता है, ठीक है ना। तो वो कहलाता है मिनीकॉक टेस्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने पढ़ा क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स के साथ साथ पढ़ा हमने फेजेस ऑफ डिमेंशिया, फेजेस ऑफ डिमेंशिया के साथ में पढ़ा हमने डायग्नोसिस ऑफ डिमेंशिया। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया।
मैनेजमेंट ऑफ डिमेंशिया के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या ड्रग्स दी जाएंगी। सबसे पहले दी जाती है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या करती है, जो अल्जाइमर्स डिजीज है उसको प्रिवेंट करने का काम करती है, अल्जाइमर्स डिजीज को, ठीक है, एसिटाइलकोलिन। इसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स दी जाती हैं, कुछ एग्जांपल है। पहला है डोनेपेजिल। डोनेपेजिल दी जाती है बच्चों 5 से 10 mg पर डे के हिसाब से। फिर आती है रिवास्टेगमिन। रिवास्टेगमिन दी जाती है 5 से 6 mg, ठीक है ना। ये तो होती है एसिटाइलकोलिन, जो क्या करती है, अल्जाइमर्स डिजीज को कम करने का काम करती है। नेक्स्ट देंगे एंटी डिप्रेसेंट। अगर पर्सन को डिप्रेशन आ रहा है तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे सकते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग पेशेंट को अंदर दे सकते हैं। देखो एंटी साइकोटिक जो ड्रग है ये बहुत रेयर चांस में हमें देनी है। पेशेंट का अगर डिमेंशिया का पेशेंट है हमारे पास में, तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स को पहले तो अवॉइड करके चलना है। तो बहुत रेयर चांस में हमें एंटी साइकोटिक ड्रग देनी है, क्योंकि स्ट्रोक कंडीशन डेवलप कर सकती है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मूड स्टेबलाइजर की। अगर मूड स्टेबल नहीं है, इमोशंस प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे पेशेंट के, तो उसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, मूड स्टेबलाइजर पेशेंट के अंदर दिया जा सकता है। ये तो बात हुई मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले प्रमोटिंग पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट की सेफ्टी को प्रमोट करेंगे। अब पेशेंट की सेफ्टी को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए हमें सबसे पहले तो पेशेंट के साथ में रहना है, हमेशा पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। पेशेंट को ओरिएंटेशन करवाना है, जो भी जिस जगह पे भी वो नया जगह है उस जगह से उसको ओरिएंटेशन करवाने। अगर पेशेंट फैमिली मेम्बर्स को नहीं पहचान पा रहा है तो फैमिली मेम्बर्स के एल्बम वगैरह, फोटो वगैरह पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है, जिससे पेशेंट खुद को सिक्योर फील करे, लोगों को जाने पहचाने, सोशली आइसोलेटेड ना रहे, ठीक है ना। सेकंड बात करते हैं मैनेजिंग पेशेंट कंफ्यूजन। पेशेंट कंफ्यूज्ड है, लोगों को पहचान नहीं पा रहा प्रॉपर वे के अंदर, ठीक है ना, चीज़ों को नहीं पहचान पा रहा, मेमोरी उसकी लॉस होती जा रही है धीरे धीरे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट की कंफ्यूजन को दूर करेंगे। अब उस कंफ्यूजन को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, कि वही पेशेंट को ओरिएंटेशन करवाएंगे, ठीक है ना। पेशेंट को अगर फैमिली मेम्बर्स को नहीं पहचान पा रहा तो उनको मीट करवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स जो फोटोग्राफ्स हैं वगैरह, वो पुरानी जो चीज़ें हैं उनको याद दिलाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से पेशेंट की कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। प्रोमोटिंग स्लीप एंड न्यूट्रिशन। पेशेंट की स्लीप डिस्टर्बेंस है, पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट की स्लीप को इंप्रूव करेंगे, साथ ही साथ में पेशेंट के न्यूट्रिशन को भी हम इंप्रूव करने का काम करेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके रिगार्डिंग हम बताएंगे कि फॉलोअप के लिए कब आना है, रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स हम पेशेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बता करके चलते हैं किसके अंदर, डिमेंशिया पेशेंट के अंदर। आज के लिए इतना ही। जो इसके नोट्स हैं वो अवेलेबल है हमारी लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो जब एंड होगी उसके अंदर इसके सारे नोट्स जो हैं अवेलेबल है, आप लोग देखें, पढ़ें। थैंक यू।